हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। ये स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होगा बेटा वो एकदम देखो जीरो लेवल से होगा, एकदम बेसिक से होगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को न्यूमेरिकल में कोई समस्या है थोड़ा ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ा जो है अपने आप में डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है, अपने आप में डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन आप लोग डर बस इसे जो है डिफिकल्ट बना लेते हो। ठीक है, तो उसी डर को निकालते हैं। ध्यान से देखिए कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा रहा है। भाई जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया है उन्हीं डेरिवेशन से जो फार्मूले बने फार्मूले पर ही न्यूमेरिकल लगेगा। ठीक है, बस हमें कैसे ना कैसे करके फार्मूलों तक पहुंचना है। ठीक है, और फार्मूलों तक कैसे पहुंचा जाता है सारी चीजें आज के इस वीडियो में ध्यान से देखना। चलिए, इससे पहले बेटा आप जैसा कि यहां देख रहे हैं कि ये 1 साल 2 साल नहीं, पिछले कई साल से शुभम क्लासेस से पढ़कर बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम अंक स्कोर कर रहे हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि शुभम क्लासेस से पढ़कर इस बार भी बोर्ड एग्जाम में शुभम वर्मा ने पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 1 हासिल किया है, यानी कि नंबर 1 पोजीशन हासिल किया है। और सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने डिस्ट्रिक्ट में यानी कि अपने जिले में भी नंबर 1 पोजीशन हासिल किए हैं, नंबर 1 रैंक हासिल किए हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं अनुज कुमार मिश्रा, ये वाराणसी जिले में नंबर 1 पोजीशन हासिल किए हुए हैं। अभिनव भान, ठीक है, कासगंज जिले में। सोनाली वर्मा पूरे महोबा जिले में, जिले के साथ साथ महोबा मंडल में भी। और इसके साथ साथ आप यहां देख रहे हैं श्रेयांश कुमार जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में बेटा 8वीं रैंक हासिल किए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सभी बच्चे एक बात एकदम अच्छी तरीके से फॉलो करते थे, और वो क्या है कि ये बच्चे शुरू से मेहनत करते थे, यानी शुरुआत से ही क्लास को अटेंड करना, जो भी चीज हो उसका अच्छे से रिवीजन करना, सब कुछ बिल्कुल टाइम टू टाइम करते थे। तो उम्मीद करते हैं बेटा आप लोग भी इसी तरीके से एकदम शुरू से जुड़कर हमारे साथ मेहनत करेंगे। और शुभम क्लासेस से जुड़ने के लिए जो बच्चा बेटा अभी तक शुभम क्लासेस से नहीं जुड़ा है, आप लोग बिल्कुल जल्दी जुड़ जाएं, बिल्कुल भी देर ना करें, क्योंकि अभी शुभम क्लासेस की जो प्राइस है मात्र 1799 रुपए, यानी कि 200 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 200 रुपए की आपको छूट मिल रही है। उसके साथ साथ बेटा आप यहां देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको लाइव क्लास मिल रही है, टॉपर्स नोट्स मिल रही है, स्मार्ट क्लास नोट्स है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, और उसके साथ साथ 1 शॉट रिवीजन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन है, डाउट क्लास है। ठीक है, और उसके साथ साथ बेटा स्पेशल ट्रिक आपको दिए जाएंगे। स्पेशल ट्रिक में जैसे मान लीजिए अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे करें, बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स की कॉपी को किस तरीके से लिखी जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है बेटा, देखिए आंसर तो हर एक बच्चे लिख के आते हैं, लेकिन किसी बच्चे को फुल मार्क्स मिलते हैं, किसी का मार्क्स कट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चीजें जो आपको पता है वो रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, या आपके पास जितना नॉलेज है वो अगर आप 2-4 लाइन में ही अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो उसमें आपको बहुत बेस्ट यानी फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वो सारी चीजें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सब आपको स्पेशल ट्रिक के अंदर बताया जाएगा। और साथ ही साथ A to Z भैया पूरी तैयारी स्टॉप 100 बैच में कराई जा रही है। बैच से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और यहां पे देखिए भाई ये शुभम क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। अगर आप बैच टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जल्द जुड़ जाए। ठीक है, और इसके साथ साथ ये व्हाट्सएप चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल से ही शुरुआत करते हैं। कोई न्यूमेरिकल उठाते हैं और वहीं से चीजों को शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, कह रहा एक समांतर पट्टिका संधारित्र। ठीक है, यानी कि कोई समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु भरा हुआ, क्या भरा हुआ, वायु, यानी का निर्वात है। ठीक है, यानी अगर हम किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की बात करेंगे बेटा, ठीक है, जिसके अंदर निर्वात या वायु भरा हुआ है, जैसे मान लो ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है और इसके प्लेटों के बीच वायु का मतलब कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है, तब इस कंडीशन में इसकी जो धारिता होगी C बराबर क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट A और बाई D। यही ना फार्मूला होगा, बोलो, यही तो फार्मूला बताया गया था। अच्छा आगे पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, के बीच वायु। ठीक, इसकी धारिता यानी इसका मान दे रखा, इसकी धारिता कितना दे रखा बेटा, इसकी धारिता दे दिया है कितना, 8 पिको फैरेड। कितना, 8
पिकोफैरेड है, ठीक है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी ये जो d है, ये जो इनके बीच की दूरी d है, इसको क्या किया जा रहा है बेटा, आधा कर दिया जा रहा है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से इसको d को, यानी इनके बीच की जो दूरी है, इसको क्या किया गया, आधा कर दिया गया। अब ये जो नया जो d डैश होगा वो कितना आ जाएगा, d/2। इनके बीच की जो दूरी है d डैश वो कितनी हो गई, d/2, ठीक है। और क्या कह रहा है, इनके बीच के स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है, ठीक है। कितने वाला, उसका परावैद्युतांक कितना दिया, 6, यानी इसके बीच क्या भर दिया गया है, एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है, 6 है। यानी कि जो K का मान दिया है वो कितना है, K का मान 6 है। तो नई धारिता कितनी होगी, यही चीज आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पहले नॉर्मल कंडीशन में क्या इसकी धारिता दे दी, ठीक, ध्यान से समझो क्या किया। पहली कंडीशन में, पहली वाली में ये इस प्रकार से, ठीक है, पहले ये वाला फिगर है और बाद में ये वाला, ठीक है। क्या हुआ, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच क्या भरा हुआ है, वायु। क्या है, वायु है, यानी कि निर्वात, ठीक है। तो जब वायु होगा या निर्वात होगा, मान लेते हैं इसके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो a है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है बेटा वो कितनी है, d है। तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d, और इसका मान दे रखा ऑलरेडी कितना, 8 पिकोफैरेड, ठीक। आगे ये कह रहा है कि यदि हम प्लेटों के बीच की दूरी आधा कर दें, यानी ये जो प्लेटें हैं ये और पास पास कर दें, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, और इसके बीच कोई एक परावैद्युत पदार्थ भर दें जिसका परावैद्युतांक कितना हो, 6 हो, तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश हो जाएगी। तो C डैश बराबर क्या फार्मूला लगेगा, अब परावैद्युतांक आ गया है तो क्या फार्मूला हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A, और बाई बीच की दूरी क्या हो गई, आधी हो गई है, यानी कि d डैश, ठीक है। क्या हो जाएगी, d डैश। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल ना भाई। अगर कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरते हैं धारिता का ये फार्मूला बन जाता। अब जरा देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, K एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि प्लेट का जो क्षेत्रफल वो नहीं बदल रहा, केवल दूरी बदल रही है। d डैश की जगह हम d/2 रख दें, क्या रख दें, d/2, और ये 2 चला जाएगा आपका ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक। जो 2 है ये आपका कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो C डैश बराबर 2K एप्सिलॉन नॉट A/d, ठीक है। ये बराबर 2K का मान कितना बेटा, 6, और इंटू एप्सिलॉन नॉट A/d। अब देखो एप्सिलॉन नॉट A/d इसका मान कितना दिया, 8 पिकोफैरेड। अब इसकी जगह 8 रख दो, तो ये हो गया 2 गुणे 6 और गुणे 8, 2 6 12 और 12 8 96, ठीक है। कितना हो गया, 96, यानी कि 2 6 जा 12 और 12 8 जा 96, ठीक है, 96 पिकोफैरेड। यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। यही क्या हुआ, यही आपका आंसर हो गया। आसान है, बिल्कुल सिंपल लगा। फिर से देखो एक बार और अच्छे से समझा देता हूं। क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, इसकी धारिता 8 पिकोफैरेड है। यानी जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र होता है और उसके प्लेटों के बीच वायु होता है, इसका मतलब प्लेटों के मध्य कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया है। तो इस कंडीशन में इसकी जो धारिता का सूत्र होता है C = क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D होता है, ठीक है। और इसका मान ऑलरेडी कितना दिया है, 8 पिकोफैरेड दिया है। और पिकोफैरेड को अगर आप फैरेड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो चीज भी देखो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड। हालांकि आप आंसर माइनस मतलब पिकोफैरेड में लिखो या फैरेड में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई, आगे बात समझ में अच्छे से। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी हम क्या करें, जहां इतनी दूरी थी अब आधी कर दें, और जहां बीच में कुछ नहीं भरा था वहां अब हम कोई परावैद्युत पदार्थ भर रहे हैं और जिसका परावैद्युतांक कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। तब इसकी धारिता कितनी होगी, तो मान लेते हैं इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, C डैश हो जाएगी। तब C डैश बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A और डिवाइडेड बाई बीच की दूरी कितनी है, D डैश है, तो D डैश, ठीक है। अब D डैश बराबर कितना है, D/2, तो D डैश की जगह हमने D/2 रखा, ये 2 चला गया आपका
ऊपर यानी 2k एप्सिलॉन नॉट हो गया 2k एप्सिलॉन नॉट। अब k का मान रख लिया हमने, k का मान कितना दिया है 6 दिया है, हमने k का मान रख लिया, ठीक है। तो अब k को यहाँ मान के साथ साइड करेंगे तो अब यहाँ पे ये हम देख रहे हैं ये क्या बच रहा है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी यहाँ पे इसे चाहे तो आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए और यहीं आप लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट a बाई डी का मान रख दिया गया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी का मान कितना है 8 पिकोफैरड, बस सिंपल। होगी बात समझ में? अच्छा एक और चीज बेटा, अब आप लोग के मन में एक सवाल ये आ रहा होगा, सर आप हमेशा बोलते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल को अगर हम सॉल्व करें तो जो मात्रक दिया हो उसे हम क्या करें SI यूनिट में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? SI यूनिट में कन्वर्ट करें, ठीक है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन यहां पे हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं करें। लेकिन कब ना करें ये सबसे बड़ा सवाल है, ये चीज जानना जरूरी है कि आप कब कन्वर्ट नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा। अगर आप ये देखिए कैलकुलेशन में कोई भी दूसरा भौतिक राशि नहीं आ रहा, कैलकुलेशन में कोई ऐसी भौतिक राशि है जिसका कोई मात्रक है, ठीक है, तब तो भैया हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सभी को सेम यानी कि SI यूनिट में करना पड़ेगा। लेकिन यहां कैलकुलेशन में k भी हमारा कांस्टेंट है और इसके साथ साथ जो 2 है 2 तो कांस्टेंट है ही है, यानी कि कोई दूसरी भौतिक राशि नहीं आई है, ठीक है, कोई दूसरी भौतिक राशि नहीं आई, जैसे वैद्युत क्षेत्र या कुछ और भी चीजें या जिनका कोई मात्रक होता हो, ऐसा कोई टर्म इसमें नहीं आया है जिसका कोई मात्रक होता हो, ठीक है। अगर किसी ऐसे टर्म से आप मल्टीप्लाई या कैलकुलेशन किसी ऐसे टर्म के साथ करोगे जिसका कोई मात्रक होगा, तब आपको क्या होगा यूनिट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट को यानी जो मात्रक है उसको SI यूनिट में क्या करना पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय मात्रक में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कांस्टेंट टर्म के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जिस वेशभूषा में है उसको उसी वेशभूषा में हम क्या करें, रहने दें, ठीक है। आगे बात समझ में? तो इसलिए भैया यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट टर्म के साथ गुणा भाग था, कांस्टेंट टर्म के साथ कैलकुलेशन था, इसलिए हमने इसके साथ कोई भी परिवर्तन नहीं किया, ठीक है। अच्छा चलिए आगे दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। इसमें बस हमें कोई भी कैलकुलेशन कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग की जरूरत है। ध्यान देना क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखो, दो बिंदु हमारे पास है, एक बिंदु A है और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, B है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और दोनों बिंदुओं पर एक पे 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है और दूसरे पर -2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, ठीक। अब आपसे यह कह रहा है कि निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, ठीक। यानी इस निकाय के समविभव पृष्ठ की हमें पहचान करनी, हमें समविभव पृष्ठ कहां मिलेगा, समविभव पृष्ठ कहां मिलेगा, यानी कि इस आवेश की वजह से भी कहीं ना कहीं वैद्युत विभव कैलकुलेट किया जाएगा और इस आवेश की वजह से भी कहीं ना कहीं वैद्युत विभव कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी बिंदु, जैसे मान लो हमारे पास एक कोई बिंदु आवेश ये मान लेते हैं +q है, तो इसके कारण जो वैद्युत विभव आता है वो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ठीक है, q/r², ठीक है, नहीं q/r होता है, ठीक है, q/r, ठीक है। और अगर आपका कहीं माइनस आवेश रखा हुआ तो इसकी वजह से जो विभव आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -q/ क्या होता है, r होता है, और ये माइनस आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यानी सीधे सीधे क्या आ जाता है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ठीक है। अब अगर हम समविभव पृष्ठ की देखें तो इस आवेश से समान दूरी पर कितने ऐसे पॉइंट हैं, इस आवेश से समान दूरी पर ऐसा कौन सा हम तल ले लें कि जिसकी दूरी इसके बिंदु से अगर नापे यहां से भी और यहां से भी क्या हो, बराबर हो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा, इसके ठीक बीचों बीच अगर हम
इसके ठीक बीचों बीच अगर हम 90 अंश की कोण बनाती हुई इस प्रकार से क्या करें, रेखा खींच दें, ये लंबवत इसके हमने रेखा खींच दिया, तो ये रेखा पर स्थित जितने भी पॉइंट होंगे, जो भी तल होगा, वहां पर विभव का मान समान होगा, यानी समविभव पृष्ठ यही है। ठीक है, कैसे? यहां से देखो इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर, यहां से इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर, तो जो विभव इस बिंदु आवेश के कारण यहां होगा वही विभव इसके कारण होगा, यानी कितना होगा, 0। यानी इस पर स्थित किसी भी बिंदु पर आप चेक कर लो, विभव का मान हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा समविभव पृष्ठ हो गया। यानी किसी भी दो बिंदु कि कहीं भी यहां से चेक कर लो, इसको यहां से देख लो। ठीक है, तो इसकी वजह से जो विभव आएगा यहाँ प्लस में आएगा, इसकी वजह से जो आएगा वो माइनस में आएगा, रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ हमें कहां मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों आवेश, ध्यान से सुन लो आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि दोनों आवेश परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत है, दोनों आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में विपरीत है, दोनों आवेश परिमाण में बराबर व चिन्ह में विपरीत है, चिन्ह में विपरीत है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों दो माइक्रो कूलाम के हैं, लेकिन एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। ठीक है, और इसलिए जो समविभव पृष्ठ होगा, दोनों को जो मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा, उसके लंबवत तल ही हमारा क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, अतः समविभव पृष्ठ दोनों बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाली रेखा ए बी के लंबवत होगा, ए बी के क्या होगा, लंबवत होगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा आपसे कह रहा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर प्रत्येक पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो प्रत्येक पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होगी। क्या होगी, समविभव पृष्ठ के लंबवत। ठीक है, क्या लिखोगे, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो प्लस आवेश से चलती है और अनंत तक जाती है, यानी इससे इधर की ओर चलेगी, और जो माइनस आवेश होता है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जिस बिंदु से, मान लो इस बिंदु पे हमें देखना, इस बिंदु से आवेश की ओर चलना शुरू कर दो, तो इस बिंदु से आवेश की ओर चलोगे तो प्लस वाले के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा, जिस बिंदु पर देख रहे हो वहां आवेश से चलना शुरू करो, यानी इधर से ऐसे चलोगे, और माइनस के कारण जिस बिंदु पर देख रहे हो उस बिंदु से आवेश की ओर, जस्ट उसी का उल्टा ऐसे। ठीक है, तो दोनों की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है वो क्या हो रही है, प्लस से माइनस की ओर जा रही है, और कहां, ये जो समविभव पृष्ठ है इसके लंबवत, यानी इससे बिल्कुल 90 अंश के कोण पर। ठीक है, क्लियर हो गया, आई बात समझ में, ये न्यूमेरिकल भी आपका क्लियर हुआ, अच्छे से आई बात समझ में, बोलो क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो इसको। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान माना जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को पार्श्वक्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या, सबसे पहले आपसे पूछा है क्या, संयोजन की, यानी कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका तुल्य धारिता कितनी है। ठीक है, यानी रिजल्टेंट कैपेसिटी जो है वो, या कैपेसिटेंस कितनी है। ठीक,
यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर उपस्थित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे मान लो बेटा हमारे पास ये 3 संधारित्र है, ठीक है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में, यानी हर किसी संधारित्र की जो पहली प्लेट है उसको एक बिंदु से और जो इनकी दूसरी प्लेट है उसको दूसरे बिंदु से इस प्रकार से जोड़ दिया गया, ठीक है। और इनको फिर नीचे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना दिया है बेटा? V बराबर 100 वोल्ट। कितना दिया है? 100 वोल्ट, ठीक। अब और क्या दिया है? जो पहली संधारित्र है उसकी धारिता कितनी दे रखी है? C1 बराबर 2 पिको फैरड, C2 बराबर 3 पिको फैरड, C3 बराबर 4 पिको फैरड, ठीक है। कैसे जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता क्या होती है भाई? समांतर क्रम में तुल्य धारिता C बराबर क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। डायरेक्ट तीनों को जोड़ लो, तो डायरेक्ट तीनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 3 2 5 5 4 9। कितना हो जाएगा? तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 9 पिको फैरड। कितनी हो गई? 9 पिको फैरड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, ठीक, क्लियर। अब एक चीज जानो, समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर विभव का मान समान होगा। संधारित्र पर विभव का मान समान होगा, ठीक। अब अगर हर एक संधारित्र पर विभव का मान समान होगा, इसका मतलब V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V=100 वोल्ट। यानी कि इस पर अगर हम देखें विभवांतर का मान लेते हैं यहां V1 है, यहां V2 है और यहां V3 है, तो लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है? हर एक संधारित्र पर विभव का मान समान होता है। और कितना होता है? जितना बैटरी का विभवांतर होता है। बैटरी का विभवांतर कितना? 100, ठीक। तो यहां भी 100 वोल्ट, यहां भी 100 वोल्ट, यहां भी 100 वोल्ट। अब पहले संधारित्र की धारिता, ठीक है, C1 की धारिता, हर एक संधारित्र की धारिता होगी ना। पहले संधारित्र यानी C1 की धारिता Q1 बराबर क्या होता है? संधारित्र की धारिता Q बराबर क्या होता है? C इंटू V, यानी कि C1 इंटू V1, ठीक है। C1 का मान कितना बेटा? 2 पिको फैरड। अब पिको फैरड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? फैरड में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि इसके साथ में वोल्टेज यानी विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। एक दूसरी भौतिक राशि से इसका कैलकुलेशन हो रहा है, एक दूसरी भौतिक राशि से इसका कैलकुलेशन हो रहा है, तो दोनों का मात्रक सेम होना चाहिए। विभव का जो मात्रक दिया है वोल्ट, SI यूनिट में है, बिल्कुल ठीक बात है। और ये हमारे SI यूनिट में नहीं है, तो इसको कर लेते हैं SI यूनिट में। तो इसको SI यूनिट में करोगे तो 2 × 10 की घात -12 फैरड। इसको करोगे तो 3 × 10 घात -12 फैरड। इसको करोगे तो 4 × 10 घात -12 फैरड, ठीक है। रख लो यार, 2 × 10 की घात -12 और गुणे इसका मान कितना है? 100। कितना हो गया? 1 2 0 है, इसकी 2 पावर कम हो जाएगी। कितना आ गया आंसर? 2 × 10 की घात -10 कूलम। यही हमारा आंसर हो गया। पहले संधारित्र पर उपस्थित, इसी प्रकार से दूसरे संधारित्र पर उपस्थित मात्रा Q2 बराबर क्या हो जाएगा? C2 V2, Q3 पर C3 V3। अब इसका तो आंसर आप ही लोग लिखोगे ना, कि हम ही लिखेंगे? नहीं, तुम ही लोग लिखोगे, ठीक है। बस नॉर्मल गुणा करना है।
इस पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 10, इस पे कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात 10। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर, सबको समझ में आया अच्छे से, बोलो अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। आसान था, आसान लगा, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल हाँ ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहो, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्याओं का जो है लिखते रहिए, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो वो भी लिखते रहो, सर अच्छा लग रहा है, आप समझ में आ रहा है, वो सारी चीजें फीडबैक दिया करो। और हाँ बेटा जितने भी बच्चे देख रहे हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, फिर समांतर प्लेट संधारित्र से है। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर प्लेट पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर है। यानी कि हर एक प्लेट का जो क्षेत्रफल है ए बराबर वो कितना दिया है 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। जो बीच की दूरी डी होती है वो कितनी 3 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, देखो एक तो भैया एसआई यूनिट में मीटर में, और ये देखो मिलीमीटर में, मिलीमीटर को मीटर में बदलो तो 3 गुणे 10 की घात -3 मीटर इनके बीच की जो दूरी है वो हो गई। संधारित्र की धारिता परिकलित कीजिए, यानी आपको निकालनी है बेटा संधारित्र की धारिता। सी बराबर हमें निकालना है, निकल जाएगा बिल्कुल फार्मूले से। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए और बटे डी। अब देखो बेटा ए का भी मान दिया, डी का भी मान दिया है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुणे 10 घात -12, 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। 8.85 गुणे 10 घात -12 लिख दे रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10 की घात -12, ठीक है। ये मान उठा के इसमें रखना, धारिता आपके साथ निकल के आ जाएगी। बस गुणा भाग कर लोगे ना, कर लोगे, बोलो। एप्सिलॉन नॉट की जगह ये मान रखना, ए की जगह ये मान रखना और डी की जगह ये मान रख देना, बस। कुछ यूनिट वगैरह सब मैंने कन्वर्ट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तब संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, यानी Q का मान पूछ रहा है। Q बराबर C, यहां से निकालोगे V का मान देखो यहां दिया है, V बराबर कितना दिया है 100 वोल्ट, ठीक है। हो जाएगा, बोलो बेटा हो जाएगा, बोलो जल्दी हाँ या ना, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ा, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र, कितने फैरेड का है 12 पिको फैरेड, धारिता कितनी है 12 पिको फैरेड। एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, V बराबर कितना है 50 वोल्ट, ठीक। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा U बराबर क्या होता है हाफ CV²। अब फिर देखो C धारिता और V विभव, दो भौतिक राशियां हैं और दोनों का कैलकुलेशन हो रहा है तो दोनों को सेम यूनिट में होना चाहिए SI में। ये SI मात्रक में है, ये नहीं है, तो इसको भी कन्वर्ट कर लो, 12 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, ठीक है। अब 1/2 गुणे C का मान 12 गुणे 10 की घात -12 और V का मान कितना है 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 6 गुणे 10 की घात -12 और गुणे इसका वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 5 का वर्ग करोगे 25 और 2 जीरो। अब देखो 2 जीरो है तो इसकी 2 पावर कम हो जाएगी, ठीक। अरे भाई 2 जीरो का मतलब 2500 है ना, 2500 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुणे 100 मतलब 2500, और 100 को हम क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 10 गुणे 10 लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 1, यहाँ पावर 1, तो अगर आधार से में घातें जुड़ जाती हैं इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 25 गुणे 10 की घात 2 लिखोगे तो यहाँ 10 घात -12, यहाँ +2, तो -12 + 2 कितना करोगे -10 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा -10, ठीक। तो कितना हो गया 6 गुणे
25 गुणे 10 की घात -10। आगे 25 छक्का कितना होता है 150 यानी कि 150। 25 को 6 से गुणा करोगे कितना आएगा बेटा 150 गुणे 10 की घात -10 जूल। ठीक, अब दशमलव है, ठीक है, दशमलव को अगर आप चाहो तो एक अंक के बाद दशमलव लगा सकते हो, 1.50 गुणे 10 की घात, दशमलव कितने कहीं नहीं लगा था यहां लग गया, तो दशमलव के बाद कितने अंक बच रहे हैं 1 2 बच रहे हैं, तो पावर 2 क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, पावर 2 बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब क्या होगी +2, तो -8 + 2 कितना हो जाएगा, -10 + 8। ओहो, देखो ध्यान से देखो, यहां पावर पहले कितना है -10, अब दशमलव के बाद यहां कितने अंक हो गए 2, कितने अंक हो गए 2, तो पावर 2 इसकी बढ़ जाएगी, तो -10 और प्लस में कितनी पावर बढ़ी 2, सॉल्व करोगे कितना आएगा -8 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चाहे यहां तक आंसर छोड़ दो या यहां तक आंसर छोड़ दो, जहां समझ में आए वहां तक आप आंसर छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल आपका आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, आगे बात सभी को समझ में, ये रहा देखिए आपके स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग शेयर करते रहिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट संभरण। संभरण का मतलब होता है सोर्स या स्रोत। ठीक है, संभरण का मतलब होता है सोर्स या, ठीक है, यहां देखो सप्लाई भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या कह रहा है 200 वोल्ट यानी विभव का मान कितना दिया है बेटा 200 वोल्ट, कितना दिया है 200 वोल्ट। फिर आगे कह रहा है 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरड, कितने 600 पिको फैरड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र की धारिता कितनी है C बराबर 600 पिको फैरड, कितना है 600 पिको फैरड। अब यहां पे देखो दो भौतिक राशि हो गई, एक तो विभव और दूसरा, ठीक है, कैपेसिटर यानी कि धारिता। इसके यूनिट वोल्ट SI मात्रक में, इसके यूनिट पिको फैरड SI में नहीं है, तो SI मात्रक इसका क्या होता है फैरड, तो इसको तुरंत फैरड में बना लो 600 और गुणे 10 की घात -12 फैरड। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर आगे कह रहा है, फिर सबसे पहले क्या किया गया कि एक 600 पिको फैरड का संधारित्र था, उसको 200 वोल्ट से क्या करके जोड़ करके आवेशित किया गया। ठीक, उसके बाद सप्लाई को हटाया गया, सप्लाई को हटा लिया गया और इस संधारित्र को एक दूसरे अनावेशित संधारित्र के पास जो है लाकर रख दिया गया है या दूसरे अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया गया है। तो इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा की कितनी कमी होगी, यही चीज आपसे पूछा है, 4 लाइन में इसका आंसर है। ठीक है, फिर से देखो समझाता हूं। जैसे मान लो एक ये आपका पहले संधारित्र है, ठीक है, जिसकी धारिता मान लेते हैं एक संधारित्र आपका A है, ठीक है, जिसकी धारिता CA बराबर कितना दिया है 600 पिको फैरड, कितना है 600 पिको फैरड। ठीक, इसको क्या किया गया, इस पर विभवांतर कितना लगाया गया 200 वोल्ट, कितना वोल्ट लगाया गया 200 वोल्ट, तो ये क्या हो गया चार्ज हो गया, यानी मान लेते हैं इस पर कुछ आवेश आया, कितना आवेश आया Q बराबर C × V। ठीक है, कितना आवेश आया, इतना इस पर आवेश आ गया। ठीक, अब जब ये चार्ज हो गया, अब सप्लाई को हटा लिए गए, यानी जो इसके साथ बैटरी कनेक्ट थी, ठीक है 200 वोल्ट की, उसको हटा लिया गया। ठीक है, जो इसके साथ बैटरी कनेक्ट थी, अब बैटरी को हटा लिया गया और इस संधारित्र A को एक दूसरे संधारित्र B से जोड़ दिया गया। इस प्रकार से क्या किया गया, इस प्रकार से जोड़ दिया गया। ठीक, जब जोड़ दिया गया, ये कैसा है अनावेशित है, यानी यहां पर विभव का मान कितना है बेटा 0 है। तो जब यहां पे विभव का मान 0 है तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश जो है वो क्या करता है ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, चलना शुरू कर देता है। ठीक, और तब तक चलता है जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। क्लियर, सिंपल सी बात। ठीक है, चलो, तो सीधी सी बात है, कुछ आवेश यहां से निकलकर भी बढ़ जाएंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में ये पूछा जा रहा है कि ऊर्जा की कितनी कमी हुई, ऊर्जा की कितनी कमी हुई। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब ऊर्जा में अगर आपसे कमी पूछा गया, ऊर्जा में ह्रास का सूत्र का अगर हम बोलें, ठीक है, ऊर्जा में कमी का फार्मूला आपको याद होगा, मैंने क्या निकलवाया था बेटा, डेल्टा U बराबर 1/2
C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला हमने डिराइव कराया था, बिल्कुल उसी प्रोसेस से। ठीक है, इसी फार्मूले पे ये सीधा सीधा क्वेश्चन लग जाएगा। अब ये जो पहले वाली संधारित्र है A, इस पर उपस्थित जो आवेश, इसकी जो धारिता है ये C1 हो जाएगी, इसकी धारिता C2 हो जाएगी, इसका विभव V1 हो जाएगा, इसका विभव V2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब देखो ध्यान से, ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए वाले को इसको C1 ले रहे हैं, ठीक, और इसको B1 ले रहे हैं। ठीक, दूसरा फिर कह रहा है एक अन्य संधारित्र जिसकी धारिता 600 पिकोफैरड यानी C2, इसका भी 600 पिकोफैरड है, इसको भी फैरड में बना लो, तो 600 और गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड। ठीक, फिर ये कैसा है, अनावेशित। अनावेशित है जिसका मतलब क्या है, इस पर विभव कितना होगा, 0 होगा, यानी जो V2 है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ऊर्जा में कमी, सूत्र पे जो है सारी चीजें रख दो, तो डेल्टा U बराबर कितना हो गया बेटा, 1/2 C1 का मान कितना, 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 इंटू C2 का मान कितना, 600 गुणे 10 की घात माइनस 12, 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 बटे C1 प्लस C2, दोनों को जोड़ लो, 600 और प्लस 600 कितना हो गया, 1200। ठीक है, तो 1200 गुणे 10 की घात माइनस 12, देखो दोनों को जोड़ोगे तो 10 घात माइनस 12 तो कॉमन हो जाएगा। ठीक, तो 600 प्लस 600 कितना हो गया, 1200 और गुणे 10 घात माइनस 12। उसके बाद क्या है, B1 का मान कितना है, 200, V2 का मान कितना है, 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब कर लो सॉल्व, 1/2, देखो 1 2 0 कैंसिल हो गया, 6 1 के 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ठीक, तो ये दो मिलकर कितने हो गए, 4 हो गए, कितना आ गया, 1/4, और यहां क्या बचा, 10 की घात माइनस 12, 10 की घात माइनस 12, इस देखो 10 घात माइनस 12 से ये कैंसिल हो गया, 10 घात माइनस 12, क्या बचा हमारे पास, 600 गुणे 10 घात माइनस 12, तो यहां पे हो गया 600 और गुणे 10 की घात माइनस 12। आगे क्या, 200 माइनस 0, 200 में से अगर 0 को घटाओगे कितना आएगा बेटा, 200, और उसका होल स्क्वायर है, तो 200 का अगर आप वर्ग करोगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 2 0 है, 2 0 है ना, तो इसका वर्ग करोगे तो 2 0 और यानी 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इस 4 से ये बेटा आपका 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास, 1 2 3 4 यानी कि 10,000। ठीक, अब यहां बचा 600 गुणे 10 की घात माइनस 12 और यहां बचा 10,000। अब ये जो 0 आपको दिखाई दे रहे हैं, इस 0 को 10 की पावर में कन्वर्ट कर दो, किसमें, 10 की पावर में, तो जितने 0 दिखाई दे रहे हैं 10 की पावर प्लस उतनी होती है, तो यहां इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 1 2 0 यहां है, 1 2 3 4 0 यहां है, तो 4 2 कितना हो गया, 6, तो 10 की घात कितना हो गया, 6, 10 की घात 6। अरे भाई 600 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 100, 6 गुणे 100, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10,000 को 10 की पावर 4, तो 10 की पावर यहां प्लस 2 है और 10 की पावर यहां प्लस 4, कितना हो गया, 10 की पावर 6, और गुणे 10 की पावर माइनस 12 है, तो कितना आ गया, 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 जूल। ये बेटा आपका आंसर निकल के आया। ठीक है, कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बात बेटा सभी को समझ में क्लियर हुआ, सभी को आ गया समझ में, चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, फिर से देखो एक बार समझा दे रहे हैं, क्या कह रहा कि एक संधारित्र है जिसको 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया। ठीक, जब इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो सिंपल सी बात है, इस पर क्या होगा, कुछ ना कुछ आवेश आ जाएगा। ये आवेश यानी कि आवेशित होने के बाद सप्लाई को हटाया गया और इसको एक दूसरे संधारित्र से जोड़ दिया गया जो कि आवेशित नहीं, अनावेशित है। ठीक, आई बात समझ में। अब कह रहा है इस प्रक्रिया में कुल कितनी ऊर्जा की कमी आएगी, तो सबसे पहले क्या चीज दिया है, मान लेते हैं ये पहला संधारित्र है C1, तो विभव का मान कितना दिया, V1, पहले वाले संधारित्र को जिस विभव से जोड़ेंगे वो V1, तो V1 बराबर ये हो गया, इसकी धारिता C1 ये दे दिया गया, दूसरे संधारित्र की धारिता C2, दूसरे संधारित्र का विभव कैसा है, अनावेशित है, तो विभव 0 यानी V2 0। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी पूछ रहा है, तो ऊर्जा में कमी का सूत्र
डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बस अप्लाई किया गया, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम तथा -3 गुणे 10 की घात -8 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। ठीक, मान लेते हैं ये कोई बिंदु है, ठीक, जहां पर एक आवेश है कितना 5 × 10⁻⁻8 कूलम और ये दूसरा बिंदु है जहां पर आवेश है -3 गुणे 10 की घात -8 कूलम। ठीक है, ये आपका Q1 है और ये आपका क्या है Q2। ठीक, इन दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा वो कितनी है 16 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, मान लेते हैं ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, जो मिलाने वाली रेखा AB है, AB के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। जरा यहीं पे ध्यान दो, अगर दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते, दोनों अगर बराबर होते, ये 5 कूलम है, ये भी -5 कूलम होता, तो ठीक मध्य बिंदु पर हो जाता। कहां होता, ठीक मध्य बिंदु पर आवेश शून्य हो जाता। लेकिन दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। लेकिन एक चीज हम ये जान रहे हैं कि एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो इसकी वजह से जो विभव आएगा वो प्लस में आएगा, इसकी वजह से जो विभव आएगा वो नेगेटिव आएगा। यानी किसी भी बिंदु पर मान लेते हैं इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, ठीक है, माना AB को मिलाने वाली, माना AB को मिलाने वाली रेखा के बिंदु C पर, बिंदु C मान लेते हैं यहां बीच में कोई बिंदु C होगा, बिंदु C पर जिसकी दूरी, अब C की हम दूरी भी बताएंगे, जिसकी दूरी मान लेते हैं A से X सेंटीमीटर, कितना है, जिसकी दूरी A से X सेंटीमीटर है, A से X सेंटीमीटर है, पर विभव का मान शून्य होगा। ठीक है, ये चीज। तो चलिए अब इस बिंदु C पर विभव का मान निकाल लेते हैं। ठीक, तो बिंदु C पर अगर आपको विभव का मान निकालना है तो हमारे पास दो आवेश है, एक Q1 है, एक Q2, तो दोनों आवेशों की वजह से बिंदु C पर विभव निकाल लीजिए और परिणामी विभव जो आएगा B वो कितना होगा, शून्य होगा, 0। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले एक काम ये करो, इसमें ये चेक करो कि जो चीजें हमको दी गई हैं सभी के मात्रक सेम है। मात्रक कूलम SI, ठीक है, इसका मात्रक क्या दिया है सेंटीमीटर, तो इसको क्या कन्वर्ट करना होगा मीटर में, क्या करना होगा मीटर में करना होगा। ठीक है बेटा, किस में करना होगा, मीटर में। चलो कर लेते हैं मीटर में। तो देखो A से C की दूरी, AC कितना हो जाएगा बेटा, AC बराबर कितना दिया है X, इस X, ठीक है, ये X सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बताओगे तो X गुणे 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। और इसकी दूरी BC की दूरी, BC कितना है, ये 16 है, 16 में से X घटा दो तो ये हो जाएगा 16 - X गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, चलो अब निकाल लो। ठीक, प्लस Q आवेश के कारण विभव V1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/4πε0 Q बटे, यानी कि Q1 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है x²। एक मिनट, इनके बीच की दूरी कितनी है AC, बस AC होगा, स्क्वायर नहीं होगा, AC। ठीक, अब मान रख लो, इसका मान कितना 9 गुणे 10 की घात 9, Q1 का मान 5 गुणे 10 की घात -8 बटे इसका मान x गुणे 10 की घात -2, x गुणे 10 की घात -2। ठीक, अच्छा सॉल्व कर लो। +9 -8 कितना बचा,
पावर 1 यानी कि 10, और नीचे क्या है, नीचे क्या है -2, ऊपर जाएगा +2, ऊपर एक पहले से बचा था +2 और गया, तो 10 की पावर कितनी हो गई प्लस का 3, तो ये कितना हो गया 9 बचे 45 बटे x इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ठीक है, ये V1 निकल गया। अब निकालोगे V2, क्या निकालोगे V2, V2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे यहां से इसकी दूरी BC। अब इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9, Q2 का मान -3 गुणे 10 की घात -8 बटे इसका मान 16 माइनस x और गुणे 10 की घात -2। अब 9 त्रिक 27 कितना हो गया -27, 10 की पावर फिर -8 + 9 प्लस का 1 और नीचे -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, एक पहले से था 2 और गया, कितना हो गया 10 की पावर 3 और नीचे क्या बचा आपका 16 माइनस x। ठीक है, 16 माइनस x। ठीक है, परंतु शर्त के अनुसार बिंदु C पर विभव का मान 0 होगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार C पर विभव 0 होगा, C पर विभव 0 होगा। ठीक है, तो C पर परिणामी विभव V बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, और किसके बराबर आएगा 0 के। अब दोनों का मान रख लो, V1 का मान 45 बटे x गुणे 10 की घात 3, और दूसरे का मान क्या है माइनस में, ये कितना हो जाएगा 27 बटे 16 माइनस x गुणे 10 की घात 3 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, अब ये इधर माइनस में, उसको भेज दो दूसरी साइड प्लस में हो जाएगा, 45 बटे x गुणे 10 की घात 3 बराबर 27 बटे 16 माइनस x गुणे 10 की घात 3। अब देखो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कैंसिल, और कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 9 बचे 45 और 9 त्रिक 27, तो यहां क्या बच गया 5 बटे x, तो यहां क्या बच गया आपका 3 बटे 16 माइनस x, 3 बटे 16 माइनस x। अब इसको कर लो सॉल्व, तिरछा गुणा कर दो, तो 16 पंचे 80 और माइनस 5x, यानी इसका गुणा 5 के साथ होगा, तो 16 पंचे 80 माइनस 5x, तो 80 माइनस 5x बराबर ये 3x। ठीक, अब ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 80 बराबर इधर जाए, इधर -5 उधर जाएगा +5 हो गया, तो 3 और 5 कितना हो गया 8x। तो यहां से क्या इंप्लाइज करेगा x बराबर 80 बटे 8 यानी कि 10, कितना आया 10 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर, यानी कि बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। कहां से बेटा, बिंदु A से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा। अब देखिए यही ना समस्या है, हमने क्या कहा था, इसमें होता क्या है कि आप लोग सेशन के साथ जुड़ते तो हो, लेकिन लास्ट तक जाते जाते आप लोग बीच में ही सेशन छोड़ना शुरू कर देते हो। देखो ठीक है, अभी आप लोग 101 तक की संख्या तक पहुंचे थे, अब आप लोग 88 बच्चे बचे हुए हैं। तो बताइए न्यूमेरिकल जैसी चीजें जिससे आप सभी लोग इतना डर के भागते हो, ये चीजें आपको कैसे समझ आएंगी जब आप इससे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, न्यूमेरिकल से सामना करेंगे, तब न चीजें समझ में आएंगी। चलिए एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, क्या कह रहा है कि 5 गुणे 10 की घात -8 कूलाम का एक आवेश है और दूसरा -3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम का आवेश है। ठीक, ये दोनों एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है इनको जो मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा, ये पूछ रहा। हमें भी नहीं पता किस बिंदु पर 0 होगा, तो हम मान लेते हैं कि इनको जो मिलाने वाली रेखा, इसके बिंदु पर कोई एक बिंदु C है जहां पर विभव का मान 0 होगा। ठीक, तो अब बिंदु C है तो इसकी किसी न किसी एक छोर से हमें दूरी माननी पड़ेगी, तभी निकल पाएगा। तो हम इसकी बिंदु A से दूरी मान लेते हैं, माना x सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु C है विभव 0 होगा। तो जब यहां से x है तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 16 माइनस x हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 16 माइनस x हो जाएगा, यही ना। अब आवेश पता चल गया और इस बिंदु, जिस बिंदु पर विभव का मान निकालना है उसकी दूरी पता चल गई, फार्मूला अप्लाई कर लिया।
ठीक है, फार्मूला अप्लाई करने के बाद इस बिंदु पर परिणामी विभव निकाल लिया, परिणामी विभव ही शून्य होगा, तो यानी b1 प्लस b2 कर दिया, b1 प्लस b2 कर दिया, ठीक, शून्य। अब b1 का मान रख दिया, b2 का मान रख दिया, और रखने के बाद कर लिया सॉल्व। हमने क्या किया बेटा, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आ गया आंसर आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल पे ले लो स्क्रीनशॉट। पहले क्वेश्चन का आंसर और ऑप्शन नंबर 1 का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताओ। अनमोल यादव पूछ रहे हैं सर रिजल्टेंट ही क्यों होता है। ये तो वो वाली बात हो गई सर, पानी का रासायनिक सूत्र H2 वो ही क्यों होता है। बेटा यहाँ पे सिंपल सी बात है, रिजल्टेंट की अगर हम बात नहीं करेंगे तो दो आवेश हैं, दोनों आवेशों की वजह से कुछ ना कुछ विभव जरूर होगा, और अगर शून्य करने की बात कर रहा है तो दोनों का परिणामी ही शून्य हो सकता, अकेले अकेले जीरो नहीं हो सकते, अकेले अकेले कोई जीरो नहीं हो सकता। अकेले जीरो कब हो सकता है, जब विभव का मान आवेश का ही मान शून्य हो, आवेश का मान शून्य हो, या अगर दूरी अनंत हो, आपकी दूरी अगर आपकी अनंत हो तब विभव का मान शून्य होगा, या आवेश शून्य हो तब शून्य होगा। लेकिन आवेश तो आपका शून्य है ही नहीं है ना, आवेश तो आपका कुछ ना कुछ है। अगर आप 10 रुपए भी कमा रहे हो तो आपको नल्ला नहीं ना बोला जा सकता है। जब आप उसे खर्च करोगे, खर्च करने के बाद जब अपना आप जितना खर्च किए कितना बचाए वो सब जोड़ोगे, तब ना आपको पता चलेगा कि हमारे हाथ में कितना आया। यानी रिजल्टेंट आपको निकालना ही पड़ेगा ना, फाइनल आंसर आपको निकालना ही पड़ेगा ना, तो वही चीज है। ठीक है, चलो समझ गए। देखो एक बच्चे का आंसर आया है, 2 का आया है, 3 का आया है, 4 का आया है, ठीक है, 5, गुड, वेरी गुड, सभी का बिल्कुल यही है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बेटा आप लोग सेशन को अच्छे से देखा करो। 100 बच्चों में सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर दिया है और वो भी सही दिया है। रमन सिंह सर खाना खा लिए, बेटा अभी तो सवाल ही नहीं उठता, जब यहां से क्लास खत्म होगी जाएंगे, सब्जी उब्जी काट पीट के फिर बनाएंगे फिर खाएंगे, ठीक है, उसके बाद। चलिए आगे आ जाओ। सबसे पहले देखो जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 0 किए हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। गोले के जो अंदर होगा वो विभव कितना होगा, शून्य होगा। गोले के अंदर विभव कितना होगा बेटा, शून्य होगा। देखो डायग्राम देखो इसका, जैसे मान लो ये आपके पास कोई एक गोला है, ये क्या है हमारे पास कोई एक गोला है, ये कैसा है, एक समान रूप से आवेशित, कैसा है, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा, 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात ये आपको यहां पे लिखी हुई है पृष्ठ पर, कहां लिखा हुआ है, पृष्ठ पर, यानी जो भी आवेश है वो इसके कहां है, पृष्ठ पर है। कहां पर है, पृष्ठ पर। ठीक है, कहां पर है आवेश, पृष्ठ पर है, ठीक। और कैसा है, एक समान रूप से वितरित है। तो क्या कह रहा है, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर तो कोई आवेश नहीं है ना, गोले के अंदर जब आवेश ही नहीं है तो गोले के अंदर विभव कैसे होगा, तो गोले के अंदर विभव शून्य होगा।
पहली बात क्लियर हुई, गोले के अंदर विभव शून्य, बहुत सही, चलो सबका क्लियर। गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर, अब अगर गोले के ठीक बाहर आ जाओगे तो गोले के ठीक बाहर आवेश है। जैसे मान लो ये आपका कोई बिंदु है, यहां से r दूरी पर कोई अगर आपका आवेश रखा हुआ, r दूरी पर कोई आपका आवेश रखा हुआ है, ठीक है, r दूरी पर कोई आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश की वजह से इस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा ना, r दूरी वाला निकल के आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर इस कहां हम लोग जा रहे हैं, गोले के ठीक 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 बाहर जा रहे हैं, तो ठीक ठीक बाहर का मतलब होता है गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर, और गोले के पृष्ठ पर आवेश का मान जो होता है वो कितना होता है, विभव का मान v बराबर 1/4πε0 q बटे इसके बीच की दूरी कितनी है r, फार्मूला लगा लो, आंसर 9 × 10⁹ आवेश कितना है, r का मान 12 सेंटीमीटर, मीटर में बना लो, बस कर लो गुणा भाग, कितना आएगा 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, बचा कितना +2 और नीचे -2, ये ऊपर जाएगा +2, तो यानी कि 9 × 1.6 × 10 की पावर +4 और नीचे आपका आ गया 12। देखो 3 चौक 12 और 3 त्रिक्का 9, 4 1 4, 4 चौक 16, दशमलव लगा लिया, और 4 तिहाई 12, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा लिया, तो 1.2 × 10⁴ वोल्ट विभव का मान आ गया। ठीक है, कितना आ गया 1.2 × 10⁴ वोल्ट आपका आंसर आ गया। है ना आसान, बिल्कुल सिंपल, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे कह रहा है गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूर, यानी कि यहां से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं कोई बिंदु P है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 18 सेंटीमीटर, कितना है 18 सेंटीमीटर। यहां पर विभव कितना होगा, r की जगह 18 कर देना, r की जगह 18 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, बोलो ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, तीसरा होमवर्क कर दे रहे हैं, ठीक है, होमवर्क के लिए दे रहे हैं, कर लेना। एक मिनट रुक जाओ यार, रुक जाओ, एक सेकंड, इस क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। क्या पूछा क्या है यार, पूछा क्या है, क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र पूछा है। क्या पूछा है, वैद्युत क्षेत्र पूछा है, और फार्मूला क्या लगाया गया, वैद्युत विभव का। पहला तो ठीक है, पहला सही है, वैद्युत विभव भी वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर E निकालने के लिए यहां पे होता है r², यानी कि गुणे 1 और आ जाएगा, ठीक, गुणे 12 × 10⁻² और आ जाएगा, ठीक है, r², ठीक। चलो सही है, बस देखो ये 10⁻² ऊपर जाएगा +2, 4 पहले से 2 और कितना हो गया 6, तो कितना हो गया, कितना बचा भाई 4 3 12, 1.2 × 10⁻6 और बटे नीचे 12, ठीक, तो 12 1 के 12, 0.1, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव, 0.1 × 10⁻6, या दशमलव को एक अंक आगे से पीछे कर दो तो पावर 1 कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1 × 10⁵, ठीक है, तीव्रता न्यूटन बटे कूलम, ठीक है,
अब सही है, अब ठीक है ना। 0.1 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलाम या 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। और सी वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, इसमें जो है आर की जगह 18 सेंटीमीटर रख देना है। आर की जगह क्या करना है, जहां 12 लिखा है 12 की जगह 18 कर देना है बस, और कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, हो जाएगा ना बेटा। सुपर शायरी स्टेटस वीके आई एम न्यू स्टूडेंट, ओके स्वागत है बेटा। बस नए हो या पुराने, सभी से एक ही बात बोलेंगे कि आप किसी भी चीज को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसे आप फाइनल टच देके ही एंड किया करो। यानी कि अगर आप कोई भी चीज शुरुआत कर रहे हो तो उसे लास्ट तक जरूर देखा करो, ठीक है। बीच में अगर एंड करोगे तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दो। क्या कह रहा है, कह रहा है 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र। क्या है, 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र। मान लेते हैं पहला संधारित्र, ये दूसरा और ये तीसरा संधारित्र। इसकी धारिता कितनी है 9 पिकोफैरड, इसकी कितनी है 9 पिकोफैरड, इसकी कितनी है 9 पिकोफैरड, सबकी 9 पिकोफैरड। कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया बच्चा, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, कैसे जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले आपसे यह पूछा संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। अच्छा उसी में घाच पाच हो गया, चलो ठीक है छोड़ो जाने दो। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है। ठीक, सबसे पहले पूछ रहा तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तुल्य धारिता, सभी की सभी धारिता ही है, धारिता ही है, एक ही भौतिक राशि है। तो चाहे आप मात्रक बदलो या ना बदलो, सब में धारिता ही शब्द यूज हुआ है, कोई दूसरा भौतिक राशि नहीं आया ना, कोई दिक्कत नहीं। 1/9 1/9 1/9, ठीक, 1/C। तो कितना आ गया बेटा, हर सबका बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3/9। कितना आया 1/C बराबर 3/9, उठा के पलट दो तो C बराबर कितना हो जाएगा 9/3 पिकोफैरड, यानी कि 3 पिकोफैरड। कितना आ गया, इनकी तुल्य धारिता कितनी आ गई 3 पिकोफैरड। कितनी आ गई 3 पिकोफैरड। ठीक, और एक चीज आपसे पूछ रहा है, इन पर उपस्थित आवेश का मान, हर एक संधारित्र पर उपस्थित आवेश का मान समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा C × V। देखो C निकाल लिया गया है। अब यहां देखो C × V, दो भौतिक राशि हो गई। अब यहाँ पे SI यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। 3 पिकोफैरड है तो 3 × 10⁻12 ये फैरड हो गया, और गुणे V का मान कितना 120, 12 तिहाई 36, 360 गुणे 10⁻12, 1 2 2 अंक पे दशमलव कर दो, 3.60 इंटू 10 की पावर दशमलव को 1 2 2 अंक पीछे से आगे लाए तो पावर 2 बढ़ जाएगी। तो -12 और +2, बढ़ने का मतलब होता प्लस, तो -12 + 2 करोगे कितना आ जाएगा -10। ठीक, इतना कूलाम। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, आई बात सभी को समझ में। चलिए आगे देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, देखो रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम यह करना है कि क्या कह रहा है 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये चित्र के अनुसार हमने तीनों को कैसे जोड़ लिया, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ लो। ठीक, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ लिया गया। अब श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का जो सूत्र होता क्या होता, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये फार्मूला था, फार्मूले में रख लिए। अब देख रहे हैं हर सबका बराबर अंश आपस में जुड़ जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3, 3/9।
ठीक, 3/9, या अगर इसी को काट दो कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 देखो, अगर इसी को काट दो कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/c बराबर 1/3, तो c बराबर कितना 3। इसको उलट दोगे दूसरी साइड भी उलट जाएगा, तो c बराबर कितना आ गया 3 पिकोफैरड, यानी तुल्य धारिता आ गई 3 पिकोफैरड। आपसे क्या पूछा था, आवेश पूछा था, हर एक संधारित्र पर उपस्थित आवेश का मान समान होगा, कितना होगा Q बराबर क्या होता है C गुणे V, C यहां पे निकाल लिया गया है, V यहां दिया हुआ है, कर लिया हमने सॉल्व, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बाद में नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, दोनों हो गया, ये A का आंसर ये आया है और ये B का आंसर ये आया है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को शायद आप लोग, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग होमवर्क में करेंगे, हम समझा रहे हैं पूरा। क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्टभुज, ठीक है, इसकी हर एक की भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब इसका केंद्र यहां कहीं होगा, इसके केंद्र से हर एक बिंदु को मिला दो, ठीक, हर एक बिंदु को मिला दिया गया। अब ये समषष्टभुज है, समषष्टभुज है, तो अगर आप ये देखोगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है ये समबाहु बनेगा, यानी अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, 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 ये भी 10, यानी हर एक भुजा इसकी क्या होगी बराबर होगी, हर एक भुजा क्या हो जाएगी बेटा बराबर होगी, क्योंकि ये समषष्टभुज है। और समषष्टभुज, ठीक है, कि जो भुजाएं होती है वही उनकी केंद्र से दूरी भी होती है, उनके कोनों की, कॉर्नर की, ठीक। अब इस पे क्या कह रहा, प्रत्येक शीर्ष पर कितने माइक्रोकूलाम का 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम और 5 माइक्रोकूलाम का आवेश उपस्थित है। कह रहा केंद्र पर विभव का मान ज्ञात करो, तो टोटल देखो कितने आवेश हैं 6, 1 2 3 4 5 6, यानी सबको नामकरण कर दो, नाम दे दो। मान लो ये बिंदु A है, B है, C है, D है, E है और F है, और ये इसका सेंटर है O, ठीक। O पर आपको क्या बताना, विभव का मान। तो सबसे पहले हर एक आवेश के कारण विभव निकालो, VA, फिर निकालो VV, फिर निकालो VC, फिर निकालो BC, अभी D, फिर BE, फिर BF, ठीक है, ये सब निकाल लिया, क्लियर। सभी आवेश प्लस में हैं, तो जो बिंदु O पर रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, सबको जोड़ लिया जाएगा। तो फाइनली बिंदु O पर जो विभव होगा वो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB प्लस VC और प्लस VD और प्लस VE और प्लस VF, ठीक, सबको जोड़ लिया जाएगा। एक हम बता दे रहे हैं, VA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, A पर उपस्थित आवेश कितना है QA बटे दूरी कितनी है, दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुणे 10 की घात -2, ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे Q का मान कर लो, Q का मान कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10 की पावर -6, क्योंकि ये माइक्रोकूलाम है, कूलाम में बदलना है, गुणे 10 की घात -2, हर एक का यही मान होगा। BA भी इतना आएगा, BB भी इतना आएगा, BC सब इतना आएगा, तो टोटल कितनी बार जोड़ा गया 6 बार, सीधे उसी में उठा के 6 से गुणा कर तो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए हो जाएगा, बोलो जल्दी, शिवम यदुवंशी, यस सर हो जाएगा, गुड, ठीक है। देखो षष्ठभुज के केंद्र पर एक बात हमेशा नोट कर लो कि षष्ठभुज के केंद्र पर अगर आपसे कभी भी, षष्ठभुज के केंद्र पर अगर आपसे कभी भी वैद्युत विभव का मान पूछा जाएगा तो, और अगर हर एक शीर्ष पर उपस्थित आवेश समान है, तो सीधे
एक आवेश के कारण विभव निकालना और उसमें सीधे 6 से गुणा कर देना, यह षष्ठभुज का काम। पंचभुज की बात करेगा तो 1 की वजह से निकालना, 5 से गुणा कर देना। चतुर्भुज की बात करेगा, ठीक है, चतुर्भुज की अगर बात करेगा तो 1 की वजह से निकालना, 4 से गुणा कर देना। त्रिभुज की बात करें 1 की वजह से निकालो, 3 से गुणा कर दो। ये नोट पॉइंट है, ठीक है, मेहनत कम करना पड़े। और अगर यहीं आपसे षष्ठभुज है, चतुर्भुज है, यानी ऐसा किसी भुज की बात कर रहा है जिसमें भुजाओं की संख्या सम हो, क्या हो, सम हो, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, तो इतना मान के चलो 0 आएगा। 0 के अलावा अगर आपका कुछ आंसर आ रहा तो बिल्कुल गलत आ रहा, ठीक है। अगर यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ लेता तो वो क्या हो जाता, 0 हो जाता। क्या हो जाता, 0 हो जाता, ठीक है। सेशन आपको कैसा लगा, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, वीडियो पसंद आया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, अपना फीडबैक जरूर देना, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, ठीक है, ओके, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।